दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल के चैप्टर में अकबर के बारे में सवालों को लेकर के। जी हां दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है जो यहां पर दिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 77वां दिन है, यानी लगातार 76 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, जिसमें 45 लेक्चर आपके प्राचीन भारत से संबंधित सवालों से रहे हैं और उसके बाद 46वें नंबर से लेकर आगे हम कंटिन्यू लगे हुए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सवालों को लेकर। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 2281, यानी अगर आज का सवाल आप देख लेते तो पूरे के पूरे 2300 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 2281 से लेकर के 2310 तक के सवालों की चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अकबर का पितृपक्ष और मातृपक्ष ताल्लुक रखता था, यानी अकबर का जो पिता पक्ष था, यानी कि जो हुमायूं है, हुमायूं या बाबर कह लें, वो किसके वंशज से ताल्लुक रखता था और जो उसकी मां थी वो किसके वंशज से ताल्लुक रखती थी। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया और अकबर ने स्वयं को हरम दल से अलग कब किया या मुक्त कब किया। हरम दल को कौन कंट्रोल कर रहा था, कौन नियंत्रित कर रहा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तीनों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया, इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहां पर दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि फाउंडेशन बैच, ठीक है, अभी जो हमारा फाउंडेशन बैच है दोस्तों वो कुछ ही बच्चों तक सीमित है और आगे इस बैच को हम ओपन करने वाले हैं, क्योंकि इस बैच में बहुत शानदार क्लास चलाई जा रही है अलग अलग विषय के लिए, जैसे एंशिएंट का अलग, मिडावल का अलग, मॉडर्न का अलग, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी जो आपको पढ़ना है पर्टिकुलर उतना ही विषय आप पढ़ सकते हो आराम से। ये बैच लॉन्च हो चुके हैं, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए। हमारा हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि सर कैसे इस बैच को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं अपने सवालों पर। मान लीजिए एक सवाल आपसे, अच्छा ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 77 डे है, यानी 77वां लेक्चर है और 77वां दिन भी है। 2281 से लेकर के 2310 तक के सवालों को कवर करने चल रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे मुगल काल में अकबर के बारे में। बाबर और हुमायूं के बारे में एक एक क्लास आपको दी जा चुकी पहले भी, उसको आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल बहुत आसान सा सवाल है। आप जानते हैं मेरी क्लास जब होती है तो मैं एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पढ़ाता हूं। ठीक है, यानी शुरुआत अकबर से करेंगे और अकबर के से संबंधित हर एक सवालों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल बहुत आसान सा है कि अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था। देखिए, कब का मतलब है तारीख से नहीं मतलब है, कब का मतलब दोस्तों सन आपको बताना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखेगा दोस्तों, अकबर का जन्म हुआ था सन 1542 में। अच्छा, आपको पता है 1542 क्या है दोस्तों? आपको याद होगा इसके ठीक पहले 1539 और 1540 दो इंपॉर्टेंट पीरियड रहे दोस्तों, 1539 और 1540। 39 में लड़ा गया था चौसा का युद्ध और 40 में लड़ा गया था बिलग्राम का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं ने किसके साथ लड़ा था? शेरशाह सूरी के साथ लड़ा था और शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में जो ये 40 में हुआ था, हुमायूं को खदेड़ करके भारत से भगा दिया था। हुमायूं सबसे पहले आगरा गया, आगरा के रास्ते दिल्ली गया, दिल्ली से फिर राजस्थान की तरफ गया और वहां से वो कहां चला गया दोस्तों? वो ईरान के शाह के पास चला गया मदद मांगने के लिए कि भाई हमें दिल्ली का तख्त जिता दो। ठीक है, ये कहानी आपने सुन चुका है, पीछे मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, याद रखिएगा उसी दौरान 1542 में, देखिए 40 में भागा और 1542 में अकबर का जन्म हो गया है। तो एक सवाल तो आपका ये हो गया। दूसरा सवाल यहां पर दे रहा दोस्तों, कहां हुआ था? तो याद रखिएगा अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। कहां हुआ था दोस्तों? अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था, जो कि पंजाब में पड़ता था। ये अमरकोट क्या था दोस्तों? तो राणा वीरसाल का महल था। यहां पर किसका दोस्तों? राणा वीरसाल के महल में। यहां दोस्तों राणा वीरसाल के महल में, कहां पर दोस्तों? याद रखिएगा अमरकोट में इसका जन्म हुआ था, ये आप याद रखेंगे। तो 1542 याद रखिएगा। आगे आप जब पढ़ेंगे दोस्तों मृत्यु, यानी अकबर की मृत्यु कब होती, तो याद रखिएगा 1605। 1542 से लेकर के 1605 का पीरियड आपको ध्यान देना है। ये पूरा का पूरा पीरियड किससे संबंधित है? ये अकबर से संबंधित है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि अकबर की मां का नाम, अकबर की मां कौन थी? उसके मां का नाम क्या था? याद रखिएगा हमीदा बानो बेगम। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, याद रखिएगा अकबर की मां कौन थी? नीचे लिख दे रहा हूं दोस्तों, अकबर की मां कौन थी? याद रखेगा हमीदा बानो बेगम। जी हां दोस्तों, हमीदा बानो बेगम इसकी मां थी, ये भी याद रखेगा। अगला सवाल लिख रहा अकबर का राज्याभिषेक। देखिए पैदा तो हो चुका अकबर 1542 में। अब अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल देख रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ और कहां हुआ। दोनों इंपॉर्टेंट है सवाल, कब हुआ और कहां हुआ। तो याद रखेगा आपको पता होगा कि 1556 में दोस्तों वापस से विक्रमादित्य
को हराने के लिए जिसका नाम था विक्रमादित्य हेमू, जी हां दोस्तों, बैरम खां की मदद से इसको हराया गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया और उसी दौरान दोस्तों क्या होता है, अकबर का राज्याभिषेक होता है। इसके ठीक पहले दोस्तों दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु भी हो गई थी, आपने ये भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो याद रखेगा, कहा जाता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई थी, ये आप जानते हैं। तो याद रखेगा राज्याभिषेक कब होता है, तो 1556 में, दोनों पीरियड इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेगा 42 में पैदा हुआ और 56, 42 10 52 4 56, यानी मात्र 13 या 14 वर्ष की अवस्था रही होगी लगभग अकबर की, और उस समय दोस्तों इसका क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। राज्याभिषेक होता कहां दोस्तों, तो राज्याभिषेक पहले ही हो गया था, मतलब वापस यहां आने के बाद नहीं हुआ था, कालानौर में हो चुका था। कालानौर दोस्तों कहां है, पंजाब में है, तो कालानौर में दोस्तों इसका राज्याभिषेक हो चुका था। अच्छा, इसका संरक्षक कौन था, क्योंकि देखते अभी अल्प आयु का है तो इसको बहुत नॉलेज तो है नहीं, तो इसका संरक्षक था दोस्तों बैरम खां। कौन था दोस्तों, बैरम खां इसका कौन था, संरक्षक था, एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री, सेनापति, पूरा का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में था, बैरम खां के हाथ में था, इसको भी आप याद रखेंगे। और बैरम खां का कंट्रोल इस पर कब से कब तक रहता है, तो 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक दोस्तों बैरम खां का कंट्रोल इस पर रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा, कभी कभी ये भी पूछ देता कि अकबर कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों राजा बना, तो आप जोड़ लीजिए, 42 में पैदा हुआ, 56 में राजा बना, तो कितना हो गया, 13 या 14 वर्ष के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो या आपके परीक्षा में ऑप्शन मिलेगा 13 या 14, खास करके 13 याद रखेगा, अगर नहीं ऑप्शन में तो 14 भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर कौन सी उपाधि धारण करके दोस्तों सिंहासन पर बैठा था, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, अकबर अकबर अकबर, यही करते रहते हैं, हमें पूरा नाम नहीं पता होता कि अकबर का पूरा नाम क्या था। बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, अकबर का पूरा नाम क्या था। अगर आपने मूवी भी देखा होगा दोस्तों तो आपको पता होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा, याद रखेगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किसके नाम से, जलालुद्दीन, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जी हां दोस्तों, मोहम्मद अकबर। कहीं कहीं पे दोस्तों इसके नाम में एक बादशाही गाजी शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। अगर पूरा का पूरा देखेंगे टाइटल तो याद रखेगा, ये याद रखेंगे, बादशाही गाजी। ये शायद आपको नहीं पता था, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इतना ही बोलते हैं, लेकिन आप स्टडी 91 पर हैं तो कुछ जानकारी आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, और वो जानकारी क्या है, पूरा नाम क्या याद रखेंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ठीक है। एक सवाल और आपसे पूछ दूं क्या, अकबर के बचपन का नाम क्या था, चलो मुझे बता दो, अकबर के बचपन का नाम क्या था। यह सवाल अगर परीक्षा में आ जाए ना, बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देंगे। क्यों गलत जवाब देंगे, कभी पढ़ा ही नहीं या किताब में मिला ही नहीं। याद रखेगा, अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों, कहां पे लिख दूं, चलो एक अलग पेन से लिख देता हूं यहां पे, अकबर के बचपन का नाम। जी हां दोस्तों, बचपन का नाम क्या था दोस्तों, याद रखेगा, बदरुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों, बदरुद्दीन इसके बचपन का नाम है। याद रखेगा, जलालुद्दीन कब बनता है, जब राजा बनता है तब दोस्तों अपना नाम धारण करता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। उसके पहले इसे बदरुद्दीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आप याद रखेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो अच्छे अच्छे सवाल आने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखते चलिए, अभी कुछ बच्चों को लग रहा हो कि बहुत आसान सवाल सर, ऐसे सवाल तो परीक्षा में आते नहीं। आप किताब उठा के देख लो, आप प्रश्न पत्र देख लो परीक्षा के, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते। और मैं तो जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के हर एक सवालों को आपके समक्ष रखने वाला हूं, ताकि आपको पता चल पाए कि वाकई ये जो ट्रेलर क्लास आपकी चल रही है ये कितनी शानदार सी है। अगर ट्रेलर में इतना कुछ दिया जा सकता तो जो हमारा फाउंडेशन बैच होगा वहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेबर है दोस्तों। अगर आपको जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, कुछ करना है, तब आप उस बैच में आइए, अन्यथा आप यहां से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। लिख रहा, अकबर का पितृपक्ष और अकबर का मातृपक्ष, ध्यान से देखेगा, पितृपक्ष और मातृपक्ष ताल्लुक रखता था। अब देखिए, एक बात तो सिंपल सी आपको पता है, अकबर के पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो अकबर के पिता हुमायूं थे। अकबर के पिता का नाम क्या है, हुमायूं। और अकबर की माता कौन दोस्तों, याद रखेगा, हमीदा बानो बेगम। क्या नाम है, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। अब आपको खाली ढूंढना इतना है कि हमीदा बानो बेगम और जो पिता हुमायूं है, अब हुमायूं के पिता कौन थे दोस्तों, हुमायूं के पिता बाबर थे। और बाबर कहां से जो बिलोंग करता था, तो याद रखेगा, तैमूर लंग की खानदान से बिलोंग करता था। किससे, तैमूर लंग की खानदान से बिलोंग करता था। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि अकबर का जो पितृपक्ष था यह किससे संबंधित था, यह तैमूर लंग से संबंधित था। उसी तरीके से मातृपक्ष जो हमीदा बानो बेगम है, यह किससे ताल्लुक रखती थी, चंगेज खां के वंशज से ताल्लुक रखती थी। किससे दोस्तों, याद रखेगा, चंगेज खां।
क्या नाम है दोस्तों? चंगेज खां। तो दोनों सवाल याद रखेगा, मैंने यहां पर मिक्स कर दिया है, वैसे सवाल अलग अलग पूछता है परीक्षा में, ठीक है, कि अकबर का पितृपक्ष किस वंश से ताल्लुक रखता था, तो क्या बताएंगे? तैमूर खां के वंश से ताल्लुक रखता था, या तैमूर लंग, तैमूर खां, कुछ भी कहिए, और मातृपक्ष जो है वो चंगेज खां के वंश से ताल्लुक रखता था। ये सवाल आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध, देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध आते ही मन में एक सवाल आता है, सर पानीपत का प्रथम युद्ध भी बता दीजिए, ठीक है। आइए एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो एक तरफ थी बाबर की सेना और दूसरे तरफ थी किसकी सेना दोस्तों? यहां प्लस करना सही नहीं है, ठीक है। एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरे वर्सेस कर देते, ठीक है। और एक तरफ था इब्राहिम लोदी। जी हां दोस्तों, लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसी को हरा करके दोस्तों ये बाबर क्या करता है? मुगल वंश का नींव रखता है। तो पानीपत की पहली लड़ाई। आज जो पूछ रहा सवाल पानीपत की द्वितीय युद्ध, याद रखेगा यह युद्ध किसके साथ लड़ा गया? यह युद्ध लड़ा गया विक्रमादित्य हेमू के साथ। किसके साथ लड़ा गया दोस्तों? विक्रमादित्य हेमू के साथ। किसने लड़ा है? अकबर ने लड़ा है। सच मायने में तो अकबर ने नहीं लड़ा, क्योंकि अकबर तो बहुत छोटा था। तो अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों? बैरम खां। यह युद्ध दोस्तों किसने लड़ा? बैरम खां के द्वारा लड़ा गया है, जो कि अकबर उसी का संरक्षण में रहता था, ठीक है। अच्छा एक सवाल और आ सकता है, कब लड़ा गया? तो याद रखेगा 1556 ईस्वी में, ठीक है। यह भी सवाल याद रखेगा, 1556 ईस्वी में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसी तरह से सवाल बनते। अब देखिए थोड़ा सा अगर सवाल को मुझे टेक्निकल बनाना हो तो मैं कुछ ऐसा दे सकता हूं आपके सामने सवाल कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि विक्रमादित्य हेमू ने तो लड़ा था, लेकिन विक्रमादित्य हेमू के पहले कौन राजवंश चल रहा था दोस्तों? आपको पता होगा सूरी राजवंश चल रहा था, जिसमें शेरशाह सूरी का अधिपत्य रहा। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती कालिंजर अभियान के दौरान 1545 में। 1545 में जब शेरशाह सूरी मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसके बच्चे शासन करते हैं। और वहीं पर दोस्तों सूरवंश का सेनापति, जी हां दोस्तों, जो इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता है, क्या आपको पता है उस समय सूरवंश का सेनापति कौन था? याद रखेगा उसका नाम था आदिल शाह। जी हां दोस्तों, सॉरी, सूरवंश का उस समय उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? आदिल शाह था। और उसी का सेनापति दोस्तों ये विक्रमादित्य हेमू रहा है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा, बैरम खां की हत्या किसने की? भाई बैरम खां तो प्रधानमंत्री था और वो भी अकबर का सबसे बड़ा संरक्षक था, तो इतने बड़े लीडर की मृत्यु कैसे हो गई? कई जगह किताबों में मैंने यह भी पढ़ा कि बैरम खां को मरवा दिया खुद अकबर ने। कई जगह यह भी पढ़ा नहीं कि बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने कर दिया जब वो मक्का की यात्रा पर जा रहा था, ठीक है। इस तरह से अनेक सवाल मिलते हैं। खैर जो भी हो, जब फाउंडेशन बैच में आएंगे तो पूरा इतिहास को उलटफेर किया जाएगा, वहां पर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपको जानना होगा ना कि कैसे यहां से जाता है, क्यों जाता है मक्का की यात्रा पर, और उस समय की स्थिति क्या थी। आपको पता होना चाहिए। हरमदल का नाम बहुत प्रसिद्ध है। हरमदल में दोस्तों ये बैरम खां दोस्तों निर्णायक भूमिका निभाता था, ठीक है, हरमदल, और वो पूरा का पूरा शासन कंट्रोल करने का काम करता था। और अकबर को एक कतई नहीं पसंद था। अकबर भले उम्र में कम था, लेकिन उसको पसंद नहीं था कि कोई उसे नियंत्रित करे, ठीक है। तो याद रखेगा यहां बैरम खां की हत्या दोस्तों किसने की? अभी भी मैंने आपको बताया कि मुबारक खां ने कर दिया। कहां पर कर दिया? जो मक्का की यात्रा पर जा रहा था। मक्का कैसे जाएगा? यानी नाव पकड़ना पड़ेगा। तो जा रहा था दोस्तों गुजरात के पास एक पाटन नामक जगह है, वहां पर इसकी हत्या हो गई, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां मुबारक खां ने इसकी हत्या कर दिया। एक सवाल और पूछ सकता है कब किया? तो याद रखेगा दोस्तों 1560 में। 1560 में दोस्तों बैरम खां की हत्या हो गई। आपको पता है इसी बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। कौन था दोस्तों? अब्दुल रहीम खान खाना, आपने सुना होगा, याद रखेगा। तो मुबारक खां ने कहां पर कर दिया दोस्तों? पाटन में कर दिया था, ठीक है। पाटन में मक्का यात्रा के दौरान, मक्का यात्रा के दौरान दोस्तों क्या हो गया? छुरा घोंपकर दोस्तों इसकी हत्या कर दिया गया। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा अकबर के शिक्षक थे। अकबर के गुरु कौन थे दोस्तों? वैसे आप पढ़ेंगे कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अकबर अनपढ़ था। जी हां दोस्तों, यह पूछता मुगल काल का एकमात्र बादशाह जो अनपढ़ था, जो पढ़ा लिखा नहीं, कौन था? तो हम पढ़ते हैं दोस्तों अकबर। जी हां दोस्तों, अकबर। हालांकि उसकी संगीत में रुचि थी, बहुत सारी रुचियां उसकी अलग अलग रही, लेकिन वो पढ़ने लिखने में दोस्तों जो है निरक्षर था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों शिक्षक का तात्पर्य ऐसा नहीं कि जो खाली पढ़ाई लिखाई सिखाए। शिक्षक कई तरह के हो सकते हैं, जो उनके आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, जो उसके राजनीतिक गुरु हो सकते हैं, जो उसे युद्ध कला की शिक्षा दे सकते हैं। तो उन गुरु में दोस्तों किसका नाम आता है? तो कई लोगों का नाम आता है। जैसे उसे सेना संबंधी ज्ञान किसने दिया? तो बैरम खां ने दिया था। जी हां दोस्तों, बैरम खां ने दिया था। भाई बैरम खां तभी तो इसका संरक्षक रहा।
बताइए, बैरम खां, तभी तो इसका संरक्षक रहा। तो याद रखेगा बैरम खां को भी दोस्तों इसका गुरु कहा जाता है। अब देखिए कई तरह की शिक्षाएं मिलती है, जैसे और बाकी के शिक्षा दोस्तों, कुछ शिक्षा इसने लिया था पीर मोहम्मद से। जी हाँ दोस्तों, पीर मोहम्मद से भी शिक्षा लिया था, ठीक है। तो पीर मोहम्मद को मानता था। और आपको पता होगा शेख सलीम चिश्ती के यहाँ आशीर्वाद लेने गया था, तो शेख सलीम चिश्ती को भी गुरु मानता था, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद के बाद से वो चला गया अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मत्था टेकने, और तभी उसे बच्चा हुआ, इसलिए अपने पुत्र का नाम भी उसने सलीम के नाम पर रख लिया। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर ही दोस्तों अपने पुत्र का नाम अकबर ने रख लिया था सलीम, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर लिखिए दोस्तों ये। इसके अलावा दोस्तों आप सलीम चिश्ती याद रखेगा, सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती। देखिए मैं इतना 3-4 क्यों बता रहा हूं, पता नहीं परीक्षा में क्या दे दे भाई। आज मैं अगर आपसे बता दूं बैरम खां उत्तर है, और कल परीक्षा में पीर मोहम्मद का नाम दे दे, परसों परीक्षा में शेख सलीम चिश्ती का नाम दे दे, तब तो आप कहोगे सर नितिन सर ने तो बताया नहीं। तो इसलिए मैं दोस्तों यहां 3-4 शिक्षक लिख दे रहा हूं, ताकि आपको चीजें आसानी से याद रहें। एक शिक्षक और लिख दीजिएगा, अब्दुल लतीफ ईरानी। क्या लिखेगा? अब्दुल लतीफ ईरानी। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल लतीफ ईरानी जो है दोस्तों, ये भी शिक्षक रहे अकबर के, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आप शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं तो शिवाजी के 2 गुरु का नाम मिलता है। एक तो उनके दादा कोणदेव थे, वो भी गुरु माने जाते हैं, एक रामदास जी थे, वो भी गुरु माने जाते हैं। इस तरह से अनेक गुरु हो सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अकबर ने किस वर्ष मालवा पर विजय प्राप्त किया? देखिए अब एक बार लड़ाई का सिलसिला शुरू होगा ना, बहुत लंबे समय तक दोस्तों अकबर ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, आप थक जाओगे। मैं हर एक लड़ाइयों से एक दो सवाल दे रहा हूं आपको, मतलब आप थक जाओगे, इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं। आज तक किसी भी शासक ने पीछे जितना भी, हम चाहे प्राचीन इतिहास की बात कर लें, चाहे मध्यकालीन इतिहास की बात कर लें, इतना हमने कहीं नहीं पढ़ा जितनी लड़ाइयां अकबर ने लड़ी। आप नोट करना शुरू करिए और देखिए, हर एक लड़ाइयों से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल से क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों इसके पहले भी मालवा पर लड़ाई को लेकर के हमने चर्चा किया था, आपको याद होगा, बाज बहादुर के बारे में और रूपमती के बारे में पढ़ाया हूं आपको। हालांकि यह एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान जब अंत कर रहा था तब मैंने बताया था, या फिर मिडावल हिस्ट्री की शुरुआत में दोस्तों, हाँ मिडावल हिस्ट्री में जब मैंने दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया तब प्रांतीय राजवंश पढ़ाया था, उसी दौरान दोस्तों मालवा पर चर्चा हुआ था, ठीक है। आपको याद होगा वही रूपमती और बाज बहादुर जो थे उनके बीच की जो प्रेम कहानी थी दोस्तों, उसी प्रेम कहानी के दौरान दोस्तों अंत हुआ था। तो अकबर ने किस वर्ष दोस्तों मालवा पर विजय प्राप्त किया था? याद रखेगा 1562 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, यह अकबर की पहली लड़ाई थी और यहीं से लड़ाई शुरू होती है 1562 में। उसमें मालवा का शासक कौन था दोस्तों? तो मालवा का शासक था बाज बहादुर। कौन था दोस्तों? बाज बहादुर। जी हाँ दोस्तों, बाज बहादुर शासक था। बाज बहादुर को उसने एक पत्र लिखा था कि अपनी प्रेमिका रूपमती को मुझे सौंप दो, ठीक है। और इसी पर बाज बहादुर ने भी एक पत्र लिख के भेज दिया कि तुम ही अपनी प्रेमिका को हमें सौंप दो। इसीलिए अकबर गुस्सा हो गया और क्या कर देता है, बाज बहादुर को उठवा ले जाता है और उसकी जो प्रेमिका रहती हीरा घोट कर दोस्तों अपनी जो है आत्महत्या कर लेती है। बाद में दोस्तों उसका जहां कब्र बनता है उसी कब्र पर बाज बहादुर अपना मत्था पीट पीट कर अपना जान दे देता है। ये एक प्रेम कहानी रही है, मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाज बहादुर याद रखेगा। अच्छा, एक सवाल दोस्तों यहां पर और पूछता है, थोड़ा सा घुमा फिराकर, जब इसी प्रश्न को थोड़ा सा टेक्निकल बनाएगा तो सवाल ये पूछता है कि अकबर तो हर जगह जाएगा नहीं लड़ने। आप बात को समझिए, अगर हम 62 की भी बात कर लें तो 62 सन 1562 में अकबर की उम्र कितनी है भाई? 1542 में पैदा हुआ है और 62 जोड़ लो तो 42 10 52 10 62 यानी 20 साल की उम्र है। अकबर की उम्र कितनी है दोस्तों? अभी अकबर की उम्र कितनी है दोस्तों? केवल 20 साल का अकबर है। तो हर जगह जाना अकबर का संभव नहीं, इसलिए दोस्तों अकबर अपने सेनापतियों को भेजता था। अब अगर हम 62 की बात करें तो 60 में तो बैरम खां चल बसे। 1560 में बैरम खां की मृत्यु हो चुकी है। तो अब जो है अकबर का सेनापति कौन है, यानी अब अकबर किसे भेज रहा है दोस्तों? तो उसका नया सेनापति अधम खां। कौन है दोस्तों? अधम खां। तो सवाल देखिए थोड़ा सा टेक्निकल होता है ना, तो इसी तरह से पूछता है कि अकबर ने किसे भेजा था? अधम खां को भेजा था। और इसका जो गुरु था ना पीर मोहम्मद, वो पीर मोहम्मद भी गया था दोस्तों इस मालवा पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो दोनों सवाल आपको याद रखना है। कैसे पूछ सकता सवाल, समझ गए ना? लड़ाई किससे हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, अकबर ने किसे भेजा था। हर सवाल में आपको ये 3-4 पॉइंट ध्यान देना, हर सवाल में, ऐसा नहीं केवल मालवा वाले सवाल में, हर सवाल में आपको इन प्रश्नों को ध्यान देना, इन पॉइंट्स को ध्यान देना है। लिख रहा बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? देखिए बैरम खां की मृत्यु कब होती दोस्तों? आपने पढ़ा 1560 में हुई और मुबारक खां ने दोस्तों इसकी हत्या किया। किसने हत्या किया?
मुबारक खान ने हत्या किया जब मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। पाटन नामक जगह पर, गुजरात में पाटन नामक जगह है, वहां पर दोस्तों इसकी हत्या कर दिया। और उसकी हत्या के बाद प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बना? तो अब अकबर ने दोस्तों दो प्रधानमंत्री बनाए। कितने प्रधानमंत्री? याद रखेगा, 2 प्राइम मिनिस्टर, 2 पीएम बनाया। ठीक है, 2 प्राइम मिनिस्टर बनाया अकबर के द्वारा बनाया गया। कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बनाया गया? तो याद रखेगा, एक आपने सुना होगा जो ये क्या चल रहा था, अरे अभी मैं किसका नाम लिया था कि कौन नियंत्रण करता था दिमाग से, हरमदल की प्रमुख में एक महिला भी थी, जिसे बैरम खां भी इसको नियंत्रित करते थे। आपने धाय मां का नाम सुना होगा, धाय मां महामनगा का नाम सुना होगा, वो भी इसको नियंत्रण करती थी। इसलिए दोस्तों यहां पर 2 प्रधानमंत्री बनाए गए। एक तो धाय मां जो महामनगा थी वो, और उनका दामाद। एक्चुअली क्या था ना, अकबर का कंट्रोल था नहीं। तो जब बैरम खां मर गया तो देखिए, आप पहले मुद्दा समझिए, वरना इस सवाल को कभी याद नहीं कर पाएंगे। अकबर 1556 में राजा बनता है। 13-14 साल की उम्र का जो छोटा सा बच्चा है, अब ऐसा तो नहीं कि उस बच्चे की बात हर कोई मानेगा, उससे बड़े बड़े लोग थे, तो पिता की मृत्यु हो चुकी है और कोई कंट्रोल है नहीं। तो जो महामनगा रहती है वो एक क्या बनाती दोस्तों? हरमदल बनाती। हरमदल जैसे आज का कैबिनेट होता है ना, आज हमारा कैबिनेट होता है ना, मंत्रिपरिषद, उसी तरह से कैबिनेट कहा जाता है हरमदल को। ठीक है, उस हरमदल को कंट्रोल करने में 2 महत्वपूर्ण लोग थे। पुरुषों में कंट्रोल कौन करता था? तो बैरम खां करता था। और महिलाओं में कंट्रोल कौन करती थी? याद रखेगा, महामनगा, जिसे धाय मां कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए, जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती 1560 में, तो भाई बैरम खां की मृत्यु के बाद कंट्रोल करने वाली अब एक महिला मात्र बची। वो महिला कौन? महामनगा बची। तो याद रखेगा, महामनगा ने क्या किया कि एक पूरा कंट्रोल पैनल को और अपने हाथ में लाना चाहे, भाई कोई ना कोई पुरुष लगाना पड़ेगा। तो महामनगा और उनके जो दामाद थे, उन दोनों को क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। तो याद रखेगा यहां पर महामनगा, महामनगा। ये महामनगा कौन है दोस्तों? इन्हीं को धाय मां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धाय मां। और याद रखेगा, इनका दामाद, ठीक है, किसका? इनका दामाद जो था, ये दोनों क्या बन गए दोस्तों? अच्छा, दामाद कौन था दोस्तों? आपने पढ़ा होगा शिहाबुद्दीन का नाम। दामाद कौन है? शिहाबुद्दीन। नाम भी पूछ दे परीक्षा में तो याद रहना चाहिए ना, शिहाबुद्दीन। तो ये लोग बन गए क्या? 2 प्रधानमंत्री हो गए। अब प्रधानमंत्री हो गए तो प्रधानमंत्री जो कहेगा वो करना पड़ेगा अकबर को, तो याद रखेगा, इसीलिए इस पॉइंट को भी आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। लिख रहा, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया और स्वयं को हरमदल से मुक्त कब किया? देखिए, अकबर क्या परेशान हो गया था हरमदल से, ठीक है, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, अकबर को बार बार कंट्रोल कर लेते। तो 1562 ईस्वी में सबसे पहले अकबर ने क्या किया दोस्तों? दास प्रथा का अंत कर दिया। उसके बाद जो दास वगैरह रहते थे ना, उसका अंत कर दिया। अच्छा, सबसे ज्यादा दास कहां रहते थे? आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा होगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा दास उसके पास हुआ करते थे। मोहम्मद गोरी के पास भी बहुत सारे दास थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, दास प्रथा का अकबर ने 1562 में किया और 1562 में ही अकबर ने स्वयं को हरमदल से मुक्त कर लिया। यानी अब वो हरमदल के नियंत्रण में नहीं रहा। अब भाई उम्र भी 20 साल हो चुकी थी। ठीक है, अब वो अल्पवयस्क नहीं रहा था, अब वो वयस्क बन चुका था। इसलिए उसने अपने आप को क्या कर दिया? हरमदल से मुक्त कर दिया। हरमदल से मुक्त होने का तात्पर्य क्या? महामनगा से दूरी या शिहाबुद्दीन से दूरी। अब जब दूरी होगा तब क्या करेगा? अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करेगा अकबर। ठीक है, आगे पढ़िए। अकबर ने किस राजपूत राजकुमारी से विवाह किया? ठीक है, अब अकबर चला गया कहां? अकबर के शादी विवाह की बात आ रही है। अकबर जा रहा था दोस्तों दर्शन करने, कहां पर? अजमेर निकला था। और अजमेर जाते समय दोस्तों, आमेर रास्ते में पड़ता है, जयपुर के पास में आमेर है। तो आमेर के राजा को लगा कि लगता है अकबर हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि विक्रमादित्य हेमू को हराने के बाद से अकबर की पकड़ और ज्यादा बन गई थी। बैरम खां इतना महत्वपूर्ण सेनापति जरूर था, मृत्यु होने के बाद भी सबको डर लगता था अकबर की सेना से। ठीक है, तो लिखिए, अकबर ने किस राजपूत राजकुमारी से विवाह कर लिया? तो आमेर के उसमें राजा थे भारमल। ठीक है, आमेर के राजा भारमल, याद रखें दोस्तों, भारमल की पुत्री क्या नाम था दोस्तों? इनकी पुत्री का नाम था हरखाबाई। क्या नाम था दोस्तों? हरखाबाई। ये आमेर कहां पर दोस्तों? याद रखेगा, आमेर है जयपुर के पास में। कभी आप जयपुर जाइए ना तो आमेर फोर्ट को जरूर देखिएगा, बहुत शानदार सा फोर्ट है दोस्तों, बहुत प्यारा फोर्ट है। तो याद रखेगा, हरखाबाई से विवाह हो गया। कब विवाह हुआ दोस्तों? अरे वही टाइम चल रहा भाई, 1562 में। 1562 अभी चल रहा है। 1562 में 4 बड़े काम, कौन कौन से? पहला काम याद रखेगा, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट काम, 60 में तो आप याद रखेगा बैरम खां की मृत्यु हो गई। 1562 में
इसने अपने आप को पहले किससे मुक्त किया? हरम दल से मुक्त किया, दास प्रथा का अंत किया, आमेर के राजा की जो पुत्री थी हरखाबाई उससे विवाह किया और मालवा के राजा के ऊपर युद्ध किया, ठीक है, यानी उस पर आक्रमण करके उसके राज्य को विजित कर लिया, ठीक है, वो याद रखेगा 1562 तीनों चारों बातें हैं, ठीक है। लिख रहा अकबर ने मेड़ता, दोस्तों मेड़ता और मेवाड़ दो अलग अलग चीजें, कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर मेड़ता क्या मेवाड़ कौन है? नहीं, मेवाड़ अलग है, मेवाड़ अलग है और मेड़ता अलग है। मेड़ता की रहने वाली मीराबाई थी, ठीक है, मेड़ता की कौन रहने वाली थी दोस्तों? आप आगे चलेंगे दोस्तों, अभी मीराबाई का अभी से कोई संबंध नहीं है, मैं केवल बता रहा हूं आपको कि भाई मेड़ता से कौन संबंध रखता था? मीराबाई संबंध रखती थी। लिख रहा अकबर ने मेड़ता के किस राजा के विरुद्ध सेना भेजी? यानी मेड़ता ने सरेंडर नहीं किया होगा। देखिए जो सरेंडर कर गया, आत्मसमर्पण कर दिया अपना, उसको अकबर ने छोड़ दिया कि भैया तुम अपना राजपाट संभालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ राजाओं ने क्या कर दिया, अपने पुत्री का विवाह किस राजा से कर दिया? अकबर के यहां कर दिया, चाहे अकबर के सगे संबंधियों के यहां कर दिया, किसी से भी करके मतलब एक ताल्लुकात बना दिया, एक संबंध बना दिया, एक वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया ताकि वे सुरक्षित हो सके। और कुछ ने आत्मसमर्पण नहीं किया। आत्मसमर्पण न करने वालों में सबसे पहले कौन थे? मेड़ता के राजा थे। यहां के राजा थे जयमल। कौन थे? ये देखिए यहां भारमल पढ़े आमेर में और यहां पर जयमल हैं। तो याद रखिएगा अकबर ने मेड़ता के किस राजा के विरुद्ध सेना भेजी? तो याद रखिएगा जयमल राठौर के विरुद्ध, ठीक है, राजा जयमल राठौर। जी हां दोस्तों, जयमल राठौर के विरुद्ध दोस्तों सेना भेजी। कब भेजा था? ये सारी की सारी घटना दोस्तों अभी 1562 वाली चल रही, ठीक है। हरम दल से मुक्त होने के बाद ना अकबर को लगा कि बस यही साल है, सब कुछ विजित कर लो। अच्छा किसको भेजा था? किसको भेजा अकबर ने? तो याद रखेगा शफीउद्दीन जो था, ठीक है, उसको भेजा लड़ाई करने के लिए और क्या कर लिया? इस मेड़ता पर अधिकार कर लिया। अकबर जहां जहां भी सेनाएं भेजा ना सब पर लगभग अधिकार कर लिया था, याद रखेंगे। आगे देखिए, लिख रहा अकबर के शासन काल का पहला विद्रोह कब और किसके द्वारा किया गया? देखिए अकबर अपनी सेना भेजकर भले ही राज्यों पर कब्जा करता रहा हो, लेकिन अकबर के काल में विद्रोह भी हुआ था। और यह विद्रोह दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेगा विद्रोह किया गया था उज्बेकों के द्वारा। उज्बेकों द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? विद्रोह किया गया था और अकबर के शासनकाल का पहला विद्रोह था। सवाल आता है अच्छा कब किया गया था दोस्तों? तो याद रखेगा एक सवाल दिया ना कब किया गया था, तो याद रखेगा यह विद्रोह हुआ था 1564 ईस्वी में। जी हां दोस्तों, कब हुआ था? 1564 ईस्वी में उज्बेकों द्वारा दोस्तों विद्रोह किया गया था। यह अकबर के शासनकाल का पहला विद्रोह रहा। अगला सवाल देखिए, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया? जी हां दोस्तों, तीर्थ यात्रा कर, देखिए पीछे हमने क्या क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा दोस्तों दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? और हरम दल से मुक्ति, हरम दल से मुक्ति, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेगा 1562 में ऐसा हुआ था। और अब पूछ रहा तीर्थ यात्रा, भाई तीर्थ यात्रा पर ही जा रहे थे बैरम का, 1560 में उनकी हत्या हो गया था, हालांकि वो अलग मामला। यहां तीर्थ यात्रा कर जो लगता था, टैक्स लगता था कि जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो उस टैक्स को समाप्त कब किया गया? याद रखेगा उस टैक्स को अकबर ने 1563 में समाप्त किया था। यहां 64 वाली कहानी है, उसके ठीक एक साल पहले 63 में दोस्तों तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। एक क्वेश्चन ऊपर होना चाहिए था बट यहां नीचे हो गया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो याद रखेगा तीर्थ यात्रा कर 63 में हटाया गया था, समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। लिख रहा अकबर ने किसके विरुद्ध गोंडवाना में सेना भेजी? कहां भेजा सेना दोस्तों? गोंडवाना में सेना भेजी। देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था अकबर ने किसके विरुद्ध? मेड़ता के राजा के विरुद्ध सेना भेजा था। मेड़ता के राजा कौन थे दोस्तों? जयमल थे। कौन थे? जयमल राजा थे। याद रखेगा कब भेजा था दोस्तों? तो 1562 में भेजा था, ठीक है। अभी आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? अकबर ने किसके विरुद्ध गोंडवाना में सेना भेजी थी? क्योंकि वहां के राजा जो है सरेंडर नहीं कर रहे थे। तो याद रखेगा 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में वहां के राजा कौन, वहां का राजा कौन था दोस्तों? क्या पूछा सवाल? अच्छा अकबर ने किसके विरुद्ध भेजा? मेरे दिमाग में आ रहा था कि अकबर ने किसे भेजा। अगर ये पूछ देता कि अकबर ने किसे भेजा तो याद रखेगा किसे भेजा, अगर किसे वाला सवाल पूछ देता तो बताइएगा आसफ खां को भेजा था। किसे भेजा था? आसफ खां को भेजा था। इसी के नेतृत्व में दोस्तों अकबर ने अपनी सेना भेजी थी। और किसके विरुद्ध? अरे भाई गोंडवाना की रानी थी, नहीं जानते क्या?
गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी थी रानी दुर्गावती। ठीक है, अकबर के नाक में दम कर दी थी रानी दुर्गावती। याद रखिएगा, इनके विरुद्ध दोस्तों सेना भेजी थी। हालांकि उनका जो पुत्र था बहुत छोटा था, वीर नारायण। ठीक है, वीर नारायण छोटा था, इसलिए दुर्गावती के हाथों में पूरा शासन था। 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में अकबर ने किस पर हमला बोला था? याद रखिएगा, रानी दुर्गावती पर हमला बोला था, जो गोंडवाना की रानी थी। जी हां दोस्तों, गोंडवाना की रानी थी। याद रखिएगा, एक सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से और भी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। ये तो सैंपल के तौर पे किताबें दिखाया जा रहा है। अभी सुपर टेट, यूपी टेट की भी किताबें आ चुकी हैं दोस्तों। तो आप आइए हमारे वेबसाइट पर और प्लेटफॉर्म पर, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह किताबें लिस्ट कर दी गई, वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी तरह की दिक्कत परेशानी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ध्यान से पढ़िए। अकबर ने मेवाड़ के किस राजा के विरुद्ध, अकबर ने मेवाड़, देखिए पीछे हमने पढ़ा था मेड़ता, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, पीछे हमने पढ़ा था मेड़ता के बारे में, और हमने पढ़ा था 1562 में मेड़ता के राजा जयमल राठौर। ठीक है, जयमल राठौड़ के विरुद्ध दोस्तों अकबर ने अपनी सेना भेजी थी। यहां मेड़ता की बात नहीं है, यहां मेवाड़ की बात है। लिख रहा अकबर ने मेवाड़ के किस राजा के विरुद्ध अभियान किया, यानी मेवाड़ ने भी सरेंडर नहीं किया था। तो उस समय वहां के राजा कौन थे? प्रसिद्ध राजा थे दोस्तों राणा उदय सिंह। कौन थे दोस्तों? राणा उदय सिंह। जी हां दोस्तों, राणा उदय सिंह के विरुद्ध मेवाड़ पर दोस्तों हमला बोला था अकबर ने। कब बोला था दोस्तों? तो 1568 ईस्वी में बोला था। ठीक है, 1568। अच्छा, अकबर खुद गया था या फिर किसी को भेजा था? तो याद रखेगा, अकबर खुद नहीं जाता था कहीं, अकबर अपनी सेना को भेजता था। तो इसे याद रखेंगे। और अभी यहां पर युद्ध नहीं हुआ, केवल और केवल मेवाड़ को घेराबंदी किया गया है। ठीक है, मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लिया गया है कि उदय सिंह वहां पर सरेंडर कर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिख रहा अकबर ने किस विजय के बाद फतहनामा जारी किया? क्या जारी किया दोस्तों? फतहनामा जारी किया, यानी अकबर की बहुत बड़ी विजय हुई थी और उस विजय के बाद दोस्तों फतहनामा जारी किया था। तो अकबर ने चित्तौड़ विजय किया था। क्या किया था दोस्तों? चित्तौड़ विजय किया था, और उसी के बाद दोस्तों अकबर ने फतहनामा जारी किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा अकबर ने किसे मरियम उज जमानी, जी हां दोस्तों, मरियम उज जमानी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अकबर ने किसे मरियम उज जमानी की उपाधि दिया था? तो जो इसकी पत्नी थी दोस्तों हरखा बाई, क्या नाम था दोस्तों? हरखा बाई का नाम सुना ना? ठीक है, भारमल की पुत्री, आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखा बाई। हरखा बाई को दोस्तों कहीं कहीं पर जोधा बाई भी लिखा गया है। ठीक है, जोधा बाई भी लिखा गया है, लेकिन याद रखेगा जोधा बाई जो है, आप आगे पढ़ेंगे, जोधा बाई जो है ना वो सलीम की पत्नी थी, यानी जहांगीर की पत्नी का नाम जोधा बाई है दोस्तों। ऊपर से हरखा बाई को भी जोधा बाई कहा जाता है, इसलिए आपने कई बार देखा होगा जोधा अकबर। जबकि आप पढ़ेंगे इतिहास ना, तो जोधा बाई ये जहांगीर की पत्नी का नाम है। हाँ, आप पढ़िए जाकर इतिहास, आपको समझ में आएगा। खैर कोई बात नहीं, इन चीजों को भी याद रखेगा। तो हरखा बाई को भी जोधा बाई कहा जाता था, कंफ्यूज मत होइएगा। मरियम उज जमानी, अकबर के ये उपाधि किसे दिया था? तो अपनी पत्नी हरखा बाई को ही दोस्तों ये उपाधि दिया था। और कब दिया था दोस्तों? जब इसकी पत्नी ने सलीम को जन्म दिया था। ठीक है, जब सलीम को जन्म दिया गया, किसके द्वारा दोस्तों? हरखा बाई के द्वारा। तब, और कब जन्म हुआ दोस्तों सलीम का? तो सलीम का जन्म होता है 1569 ईस्वी में। अच्छा, किसके आशीर्वाद से जन्म होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इसीलिए उन्हीं के नाम पर अपने पुत्र का नाम अकबर ने क्या रख लिया? सलीम रख लिया। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा अकबर के रणथंभौर आक्रमण के समय, जी हां दोस्तों, रणथंभौर में तो सर बहुत बड़ा किला भी है, और किला के साथ साथ दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, आपको पता होगा, राजस्थान में। ठीक है, लिख रहा अकबर के रणथंभौर आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे, वहां के राजा कौन थे? तो याद रखेगा, वहां के राजा थे सुरजन राय। कौन थे दोस्तों? सुरजन राय हाड़ा। जी हां दोस्तों, सुरजन राय हाड़ा। जी हां दोस्तों, ये हाड़ा बहुत गजब की टाइटल रही है। तो याद रखेगा, ये सुरजन राय हाड़ा थे। और जिस वर्ष सलीम का जन्म हुआ था 1569 में, ठीक उसी वर्ष दोस्तों अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। जी हां दोस्तों, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें दोस्तों अकबर की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो याद रखिएगा, अकबर के सेनापति का नाम था भगवान दास। ठीक है, ये आमेर के जो राजा थे उन्हीं से संबंधित है, भगवान दास, ये मुगल सेनापति थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, भगवान दास मुगल सेनापति।
ठीक है। और इन्होंने यानी आप समझिए ना, राजस्थान के जो राजा थे ना वो खुद एक दूसरे से लड़ रहे थे। किस वजह से दोस्तों? कुछ ने सरेंडर कर दिया था, कुछ अकबर के साथ हो लिए थे, तो अकबर अपने आप को नहीं ले जाता था वहां पे। अकबर क्या करता था? राजस्थानियों के विरुद्ध राजस्थान के शासकों को ही खड़ा कर दिया। आप एक तरफ देखिए ना, रणथंभौर के राजा सुरजन राहाड़ा और भगवान दास का संबंध कहां से? आमेर से है। भाई ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, अकबर तो बीच का बस खाली क्या है, एक आप कह सकते हैं कि एक कड़ी है। अच्छा, इस लड़ाई में दोस्तों भगवान दास के साथ साथ यहां पर मान सिंह भी लड़ रहा था। मान सिंह की एंट्री यहां पर हो चुकी है और मान सिंह आगे चल के दोस्तों बहुत सारी लड़ाइयां लड़ता है अकबर के लिए और बहुत सारे राज्यों को जीत करके अकबर को सौंपता है। जी हां, मान सिंह ये एक प्रसिद्ध सेनापति बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, अकबर ने किसके नेतृत्व में कालिंजर के विरुद्ध अभियान भेजा है? वही कालिंजर है जिसके विरुद्ध अभियान करते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 में। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर लिख रहा है अकबर ने किसके नेतृत्व में कालिंजर के विरुद्ध सेना भेजी थी। अच्छा, उसमें कालिंजर के राजा कौन थे दोस्तों? तो उसमें कालिंजर के राजा थे राम। अच्छा, मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, एक सेकंड, गलती क्या हो रही है? सवाल कुछ और पूछ रहा है ना, हमें कालिंजर बताना तो हम यहां बता दें। ठीक है, सुनिए, कालिंजर के राजा कौन थे? राजा रामचंद्र। कालिंजर के राजा रामचंद्र थे। आपसे पूछा जा रहा दोस्तों किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? अकबर ने किसके नेतृत्व में भेजा था? खाली आपको उसका नाम बताना है। तो याद रखेगा मजनू खां। याद रखेगा कि नाम क्या था दोस्तों? मजनू खां के नेतृत्व में दोस्तों अपनी सेना भेजी थी। पूरा नाम था मजनू खां काकशाह। नाम सुना है क्या? मजनू खां काकशाह के नेतृत्व में दोस्तों यहां पर अकबर ने अपनी सेना भेजी थी। कहां पर? कालिंजर के राजा रामचंद्र के विरुद्ध। याद रखेगा, लड़ाई लड़ी थी और यह भी विजय किया था। ठीक है, वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया था राजा रामचंद्र ने, तो भी याद रखेगा। एक सवाल और भी आ सकता ना कि ये लड़ाई कब किया गया, लड़ाई ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेगा 1569 में। ठीक है, 1569 ईस्वी में ही दोस्तों, जिस वर्ष दोस्तों रणथंभौर वाली लड़ाई चल रही थी उसी समय। लिख रहा, जोधपुर के किस राजा ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण किया? देखिए, इतना डर करके जब रणथंभौर वगैरह सब जीत गया तो याद रखेगा जो जोधपुर शहर था ना, जोधपुर के राजा ने भी दोस्तों आत्मसमर्पण कर दिया। और वहां के राजा कौन थे? याद रखेगा मालदेव। कौन थे दोस्तों? मालदेव। अच्छा, ये मालदेव समर्पण करने कैसे गए? अकबर ने जब सब कुछ जीतते हुए चला गया तो चला गया था नागौर में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और वहां पर कहा गया कि जितने छोटे मोटे राजा ना सब आ जाएं अकबर के यहां समर्पण कर दें। ठीक है, और वहां पर मैक्सिमम राजाओं ने आकर दोस्तों अपना समर्पण कर दिया था। एक दो ऐसे राजा रहे जिन्होंने समर्पण नहीं किया और उनके विरुद्ध अकबर ने बहुत बड़ा अभियान रचा जिसमें राणा प्रताप जी भी शामिल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर इन्होंने समर्पण किया। इसी तरह से अकबर के पास बीकानेर के राजा ने भी समर्पण किया। ठीक है, बीकानेर के राजा कल्याणमल ने तो अपनी पुत्री का विवाह भी दोस्तों किसके साथ करा दिया? अकबर के साथ करा दिया। जी हां दोस्तों, कल्याणमल ने अपनी पुत्री का विवाह भी करा दिया। इसी तरह से जोधपुर के पास में एक पड़ता है जैसलमेर, जैसलमेर के राजा ने भी दोस्तों आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, लिख लीजिए यहां पर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, ये सब आसपास है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के राजा ने भी क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब फाउंडेशन बैच में आएंगे ना तो आपको और विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आगे देखिए, लिख रहा अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहां पर स्थानांतरित कर दिया? तो दोस्तों अकबर ने एक नया शहर बसाया। क्या नाम था? फतेहपुर सीकरी। क्या नाम है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी। जी हां दोस्तों, फतेहपुर सीकरी एक नया शहर बसाया और अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहां पर स्थानांतरित कर दिया? इस फतेहपुर सीकरी में। तो जब आप आगरा से जयपुर की तरफ जाएंगे तब आपको यह राजधानी दिखेगा। अच्छा, एक सवाल और आ सकता है, कब स्थानांतरित किया? तब क्या बताएंगे? याद रखेगा 1571 ईस्वी में, जब उसका पुत्र पैदा हो गया ना तो वहां पर एक बढ़िया जो है जहांगीर महल बनवाया, अपनी पत्नी के नाम पर जोधाबाई महल बनवाया और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पर बना है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आपने बुलंद दरवाजा का नाम सुना होगा, वो भी फतेहपुर सीकरी में है, तो याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों गुजरात के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? देखिए, गुजरात विजय के दौरान ही अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक है, और उस समय यहां का राजा था मुजफ्फर शाह तृतीय। क्या नाम था? मुजफ्फर शाह तृतीय। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फर शाह तृतीय। ठीक है, या मोहम्मद शाह, मुजफ्फर ही नाम है। ठीक है, इसने अधीनता स्वीकार किया था 1500, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, 1572 ईस्वी। थोड़ा सा स्टार लगा दे रहा हूं, जहां थोड़ा मुझे डाउट होता है मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो याद रखेगा 1572, एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे 72 ही है या 73 है। ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो
तो अकबर ने क्या किया था दोस्तों, किस पर आक्रमण किया, गुजरात आक्रमण किया। और इसी दौरान दोस्तों जब गुजरात गया तो समुद्र भी देखेगा, तो पहली बार यहीं पहुंचकर अकबर ने क्या देखा था, समुद्र भी देखा, ये भी याद रखेंगे। लिख रहा किस युद्ध के पश्चात अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करा। अभी भी बताया आपको कि गुजरात अभियान के दौरान या गुजरात विजय के दौरान, जी हां दोस्तों, गुजरात विजय के दौरान दोस्तों इस बुलंद दरवाजा का निर्माण कहां कराया गया था, फतेहपुर सीकरी में कराया गया था, ये भी याद रखेगा। ठीक है, ये 1573 में बुलंद दरवाजा बना है। ठीक है, बुलंद दरवाजा, अच्छा ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 72 या 73 थोड़ा डाउट हो रहा है। ये तो कंफर्म है कि 73 में बुलंद दरवाजा बना, लेकिन फिर भी स्टार लगा दे रहा हूं यहां पे 72 73, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये सही है। गुजरात विजय किया था, गुजरात विजय ने बुलंद दरवाजा 73 में बना था, ये पता है, लेकिन ये अधीनता कब स्वीकार किया था, कब हमला किया था, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जहां डाउट होता बता देता हूं भैया। देखो कोई गूगल नहीं हूं मैं, बार बार आपसे कहता हूं कोई गूगल नहीं हूं, आपके सामने आता हूं, अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आता हूं। कहीं ऐसा नहीं कि सवाल कहीं से चोरी किए गए हैं, सवाल बनाए जाते हैं आपके लिए और आपके समक्ष इस तरह से रखे जाते हैं कि पूरा पूरा इतिहास एक बार आपके सामने से गुजर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सवाल, लिख रहा अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया। इबादत खाना क्या था दोस्तों, इबादत खाना एक ऐसा जगह था जहां सभी धर्मों के लोग पहुंचकर क्या करते थे, अपनी पूजा अर्चना करते थे, अपनी इबादत करते थे। तो इबादत खाने की स्थापना दोस्तों ये अकबर ने कब किया था, ये अकबर ने किया 1575 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना किया था। और शुरुआत में तो जब इबादत खाना बनाया गया तब वहां पर सभी धर्मों के लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। बाद में कब, लगभग 6 साल बाद 1581 ईस्वी में दोस्तों यहां पर सभी धर्मों के लोगों को अनुमति दी गई। ठीक है, लोगों को क्या दिया गया दोस्तों, अनुमति दिया गया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि सब लोग इस इबादत खाने में आ सकते हैं और अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये बाद में मिला, जब बना था तब नहीं था। ठीक है, शुरुआत में नहीं था, बाद में आया। ठीक है, लिख रहा अकबर ने बिहार और बंगाल पर विजय कब प्राप्त किया। मैंने कहा ना अकबर ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, क्या करेंगे, हर एक लड़ाई से एक सवाल तो बनता है, अगर ना पढ़ाऊं तो भी गलत। भाई परीक्षा में आएगा तो आप कहेंगे नितिन सर ने तो अपनी क्लास में सवाल दिया ही नहीं। तो आप देखिए ना नितिन सर आपको कौन कौन से सवाल दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बंगाल और बिहार, जिस तरह से मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था ना कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ठीक है, उसने भी दोस्तों बंगाल और बिहार को जीता था, जिसने नालंदा को नष्ट किया था। उसी तरह से यहां पर अकबर के बारे में पढ़ना, अकबर ने यहां पर बिहार और बंगाल का विजय दोस्तों कब किया था, यह विजय करने में उसे 2 साल लगे। 1576 से 77 ईस्वी के दौरान दोस्तों इसने यह विजय किया था। ऐसा नहीं है, अच्छा एक चीज और, उस समय बिहार का शासक कौन था, तो दाऊद खां। कौन था दोस्तों, दाऊद खां। लंबा समय लगा, थोड़ा सा यहां 2 साल का समय लगा। भाई बड़ा जगह भी है, बिहार होते हुए बंगाल तक का जीतना आम बात नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था। हल्दी घाटी युद्ध दोस्तों अकबर ने कब लड़ा था, यह लड़ाई लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। किसके साथ लड़ा गया था दोस्तों, तो राणा प्रताप के साथ लड़ा गया था, महाराणा प्रताप जी के साथ लड़ा गया था। ठीक है, और मुगल सेना का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, तो मैंने आपको बताया ना कि राजस्थान के राजाओं को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाया गया और यहां पर मानसिंह का रोल आता है। मानसिंह जो कि राजस्थान के एक महान राजा थे, वो जाकर लड़ बैठे अकबर के लिए राणा प्रताप के साथ। ठीक है, वरना कभी ये जीत नहीं पाता। ठीक है, तो याद रखेगा मानसिंह जो थे ये याद रखेगा, ये मुगलों का नेतृत्व कर रहे थे, मुगल का नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, राणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था, राणा प्रताप का सेनापति कौन था बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर परीक्षा में आ जाए ना तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। याद रखेगा, हाकिम खां सूर, हाकिम खां सूर, याद रखेगा, ये राणा प्रताप के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, राणा प्रताप के प्रमुख सेनापति कौन थे इस हल्दी घाटी युद्ध में, तो उनका नाम था हाकिम खां सूर। और अकबर का सेनापति कौन था, मानसिंह। ये दोनों मिलकर दोस्तों क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़िए। लिख रहा अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया, बताइए जल्दी से। अकबर ने मजहर, कोई बच्चा मुझे बताएगा कमेंट करके कि भाई मजहर होता क्या है, मजहर होता क्या है। तो देखिए मजहर का तात्पर्य होता है ना, एक आपने क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट में थर्ड एम्पायर होता है, थर्ड एम्पायर ने जो भी कह दिया वो मान लिया जाता है, होता है ना। या अपने देश में जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, हालांकि उसमें जिला जज भी आते हैं, उसमें हाई कोर्ट भी आता है और सुप्रीम कोर्ट भी आता है, लेकिन भाई कोई बात अगर सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो फिर कह दिया तो कह दिया, उसमें कोई इब्बट नहीं होता, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। उसी तरह से अकबर जब मजहर की घोषणा कर दिया तो अकबर का निर्णय सर्वोच्च माना जाने लगा। अपने भाषा में बता रहा हूं, ज्यादा बताऊंगा ना तो कंफ्यूज होगे, 50 बार पढ़ोगे मजहर का मतलब नहीं समझ में आया होगा। आज समझ में आ जाएगा कि अकबर का निर्णय क्या हो गया, सर्वोच्च माना गया।
कि अकबर ने जो कह दिया बस वही सत्य है, वही सच है, उसके अलावा कोई बट नहीं, किसी की बात नहीं मानी जानी है। तो अकबर ने मजहर की घोषणा कर दिया। और ये मजहर की घोषणा अकबर ने कब किया था? याद रखेगा 1579 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा किया था। एक सवाल और आता है कि इस मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? यह सवाल अगर आ जाए परीक्षा में, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है? देखो स्टडी 91 पे हो भाई, अगर मैं आपको कुछ नया नहीं दूंगा तो आप कैसे जानेंगे कि स्टडी 91 पर हमेशा कुछ नया मिलता है। याद रखेगा इसका नाम था मुबारक शाह। एक वो जो मुबारक खां था ना, जो 1560 में बैरम खां की हत्या किया था, उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो हत्यारा आदमी है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मजहर की घोषणा जो हुआ था, उस मजहर का प्रारूप दोस्तों किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक शाह ने। शेख मुबारक शाह ने दोस्तों याद रखेगा ये मजहर का प्रारूप बनाया था। जिस तरह से संविधान का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, उसी तरह से मजहर का प्रारूप किसने बनाया था? ये शेख मुबारक शाह ने बनाया था। देखिए अकबर ने किसकी सहायता से नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया? भू राजस्व व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं दोस्तों अपने देश में टोडरमल, ठीक है। और आगे भी बहुत सारे राजाओं ने टोडरमल के बिहार पर ही दोस्तों क्या किया? यहां पर बहुत सारी भू राजस्व व्यवस्थाएं बनाई है। अच्छा, ये अकबर ने कब, अगर सवाल आ जाता कि कब किया ऐसा काम, तो याद रखेगा 1580 ईस्वी में किया। कब किया दोस्तों? 1580 ईस्वी में याद रखेगा भू राजस्व व्यवस्था लागू किया, जो टोडरमल ने प्रस्तावित किया था उसको। इसी को दोस्तों दहसाला बंदोबस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, दहसाला बंदोबस्ती। तो याद रखेगा राजा टोडरमल की सहायता से दहसाला बंदोबस्ती को लागू किया गया, यानी भूमि को 4 अलग अलग भागों में बांटा जाता था। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आप जब आएंगे फाउंडेशन बैच में तब आपको मिलेगा। देखिए कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहीं से काम नहीं चल जाएगा। देखिए काम तो चल जाएगा, आपकी मर्जी, मैं आपको कोई प्रेस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन बैच पे आएंगे तो ऐसा नहीं कि मजहर में केवल इतनी चर्चा होगी, बताऊंगा मजहर बना कैसे, मजहर में क्या होता था, कैसे होता था, क्या काम किया जाता था, क्या लाने की जरूरत क्या पड़ी, बहुत सारी बातें, तब आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप आइए हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। ये आपका एक डेमो बैच चल रहा है, ये आपको सिर्फ डेमो दिया जा रहा है। आप देखो कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं अकबर से। अकबर को हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं, अकबर का इतिहास इतना छोटा नहीं है, 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हम 77 लेक्चर देख रहे हैं, देखिए हमारे ऊपर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। 77वां लेक्चर है, इसमें हम अकबर की बात करें। आगे जो हम 78वां लेक्चर करेंगे वहां भी अकबर की बात करेंगे, तब जाके अकबर का ये चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा अकबर ने किस वर्ष काबुल पर विजय प्राप्त किया था? काबुल पर शुरुआत में कौन आया था दोस्तों? 1507-8 के दौरान बाबर ने विजय प्राप्त किया था और वहीं से अपनी शुरुआत किया था। आगे चल के अकबर ने काबुल पर विजय प्राप्त किया, ये 1581 में किया था। ठीक है, कब प्राप्त किया था? तो अगर ये सवाल आए तो क्या बताएंगे दोस्तों? 1581 में काबुल पर विजय प्राप्त किया था। किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? मान सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मान सिंह। हमने आपसे पहले भी कहा कि मान सिंह ने बहुत कुछ जीता है, बहुत कुछ जीत करके अकबर को दिया। अगर अकबर के पास ये नहीं होते, मान सिंह नहीं होते, तो शायद पूरा का पूरा राजपूताना अकबर के पास नहीं होता, पूरा का पूरा जो मेवाड़ चित्तौड़ चला गया वो इनके पास नहीं होता। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, उसमें काबुल का राजा कौन था? तो याद रखेगा हाकिम मिर्जा नाम था इसका। हाकिम मिर्जा भाग गया है डर के मारे, आत्मसमर्पण भी करने का मौका नहीं मिला, भाग गया। ठीक है, छोड़ छाड़ करके शासन। ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए आज का सवाल यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। देखिए बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स ऐसे हैं जो आपको यूट्यूब पर क्लासेस दी जा चुकी हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स है जो हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। किताबें भी आ चुकी हैं, एक मौका दीजिए और स्टडी 91 की किताबें लीजिए और पढ़िए। देखिए निश्चित रूप से मार्केट में जो किताबें हैं ना उनसे अलग आपको मैटर मिलेगा, क्योंकि औरों की तरह और आप ध्यान दीजिए ना यार, आप देखो छोटे बच्चे नहीं हो, आप पढ़ रहे हो, आज आप जो है कल के ऑफिसर बनने वाले हो, अधिकारी बनने वाले हो। कोई आसानी से आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आप सोचो, आप ईमानदारी से बताओ एक किताब लिखने में कितना समय जाता है? ईमानदारी से मैं बताऊं, कम से कम 2 से 3 महीने, 2-3 महीने तक लगातार काम करते हैं ना, तब जाके एक किताब तैयार होती है। वरना अगर चोरी करके बनाना हो, 10 किताब सामने रखो, यहाँ का मैटर वहां का मैटर यहाँ, तो फिर तब तो दोस्तों मुझे लगता है 10 दिन में किताब बन जाए। या कंटेंट राइटर को हायर कर लो तो मुझे लगता है रोज एक किताब तैयार हो जाए। भाई 100 कंटेंट राइटर हायर कर लो, रोज 2-2 पेज सबको लिख के देना, रोज 200 पेज की किताब लॉन्च करो। नहीं, वो मजा नहीं है। रिसर्च करना, रिसर्च करके कंटेंट ढूंढना, कंटेंट ढूंढ के उनको ऐसे तरीके, ऐसे लैंग्वेज में प्रेजेंट करना कि बच्चों को समझ आए, ये बड़ी बात है। और ये करने में समय लगता है, मुझे तो लगता है। मेरी टीम जो है, मेरे साथ 2 ही 3 लोग काम करते हैं, लेकिन बड़े इत्मीनान से।
हम कभी सोचते हैं ना कि हमारा पहले टारगेट हुआ करता था कि हम 15 दिन में एक किताब लॉन्च करेंगे, 15 दिन छोड़ो, फिर टारगेट हुआ हम 1 महीने में किताब लॉन्च करें, फिर टारगेट हुआ हम 2 महीने में किताब लॉन्च करेंगे। अब इतना मेहनत हो जाता ना कि 2-2, 3-3 महीने, 2.5-2, 3-3 महीने लग जाते हैं एक किताब को लॉन्च करने में। भाई क्या करें, मजबूरी है। जब तक उसको 10 बार पढ़ेंगे नहीं, अच्छे कंटेंट नहीं डालेंगे, तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल सकता, हमें नहीं मिलता। जब तक किताब की एक एक लाइन मेरे नज़रों के सामने से नहीं गुजरती, तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। आप किताब लेके देखो, कंपेयर करके देखो, कंपेयर जरूर करना। मैं बार बार कहता हूं, हमारी कोई भी किताब परचेज करो, औरों की किताब से कंपेयर जरूर करो। आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतर मैटर दिया गया और कितना मेहनत किया गया। ठीक है, मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। और जैसे हम पहले अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए जाने जाते थे, वैसे आज भी हम अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए ही जाने जाते हैं। और ये जो 5 मिलियन का परिवार हुआ है, 50 लाख से ज़्यादा लोगों का जो भरोसा आया है, वो इसीलिए आया है क्वालिटी कंटेंट के लिए कि बेहतर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।